सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जब अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे प्योर सब्सटेंस एंड इट्स क्लासिफिकेशन। देखो जो ये हमारा चैप्टर है इज मैटर राउंड उस पर, इससे पहले हमने मिक्सचर के बारे में बात की। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर से फिर हम सोल्यूशन पे गए, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, सारों को हमने स्टडी किया। फिर हमने कोलोइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन और कैसे हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, सारी की सारी हमने सेपरेशन टेक्निक्स को भी क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। ओके, अब जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर के अंदर हमारे पास रहता है प्योर सब्सटेंस। हमारे पास क्या रहता है, इसमें प्योर सब्सटेंस रहता है। देखो हमने क्या करें, हम मैटर की क्लासिफिकेशन को क्या करें, स्टडी कर रहे हैं। हम मैटर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो हमारे पास मैटर है, मैटर की दो क्लासिफिकेशन पड़ी थी। एक थी हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक क्या थी केमिकल क्लासिफिकेशन। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक क्या थी, केमिकल क्लासिफिकेशन थी। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जो हमारा मैटर है, मैटर सॉलिड भी हो सकता है, मैटर लिक्विड भी हो सकता है और मैटर गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। मैटर हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। ओके, ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर अच्छे से स्टडी कर लिया। मैटर की जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, ये पूरा का पूरा पार्ट हमने फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके अंदर हमने अच्छे से स्टडी किया। इस जो चैप्टर है हमारा इज मैटर राउंड ऑफ प्योर, इसके अंदर हम क्या स्टडी कर रहे हैं, इसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन को। ओके, अब केमिकल हमें पता है कि मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो पार्ट में, जिसके अंदर एक तो क्या आता है, एक तो आता है मिक्सचर और एक क्या आता है प्योर सब्सटेंस। एक तो हमारे पास मिक्सचर आता है और एक क्या आता है, हमारे पास प्योर सब्सटेंस आता है। ओके, अब देखो जो मिक्सचर है, मिक्सचर भी दो टाइप का होता है, होमोजेनस और एक क्या होता है हेट्रोजेनस। होमोजेनस को फर्दर हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ओके, तो ये भी हमने अच्छे से स्टडी कर लिया। इतना जो पोर्शन है, इतना पोर्शन भी हमने क्या कर लिया, ये सही से स्टडी कर लिया चैप्टर के अंदर। ओके, अब है हमारे पास प्योर सब्सटेंस की बारी। अब देखो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस हमारे फर्दर दो टाइप के होते हैं। वो एक होता है एलिमेंट और एक क्या होता है कंपाउंड होता है। एलिमेंट होता है और एक क्या होता है कंपाउंड। जो एलिमेंट है, एलिमेंट में फर्दर तीन पार्ट में है। एक तो हमारे मेटल होते हैं, एक नॉन मेटल है और एक क्या है हमारे पास मेटलॉइड्स है। ओके, एलिमेंट हमारा मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी और मेटलॉइड्स भी। जैसे हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट, सोडियम एलिमेंट। तो जो भी हम पीरियोडिक टेबल के अंदर हम बोलते हैं उसको हम एलिमेंट से बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं, कितने उसमें एलिमेंट को हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हम एलिमेंट्स के बारे में बातें करते हैं। पीरियोडिक टेबल में मैं आपको बताऊंगा भी, मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी और मेटलॉइड भी होते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। कंपाउंड, कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या है और कैसे जो ये हमारा कंपाउंड है, कैसे ये मिक्सचर से डिफरेंट है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे कि कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में क्या डिफरेंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस बनेगा ये। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे प्योर सब्सटेंस कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। देखो इतना पोर्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में कर लिया, इतना पोर्शन हम अब तक इस चैप्टर में कर चुके हैं। ओके, अब जो ये पोर्शन बच गया प्योर सब्सटेंस का, वो हम अब करेंगे। हमारे 2 to 3 लेक्चर लेंगे इसके अंदर, जो हम इसको उसमें कंप्लीट कवर कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास प्योर सब्सटेंस। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? देखो प्योर सब्सटेंस नाम में से जैसे प्योर, प्योर मतलब प्योर जिसके अंदर कुछ और इम्प्योरिटी ना हो, जिसके अंदर कुछ और इम्प्योरिटी ना हो। इम्प्योरिटी क्या होती है, जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी बोलते हैं। ओके, अब जैसे अगर हमें डिस्टिल वाटर चाहिए, जैसे वैसे अगर हम नॉर्मल जो वाटर हम ड्रिंक करते हैं, देखो समझने वाली बात है ये, जैसे जो हम नॉर्मल वाटर ड्रिंक करते हैं, अब नॉर्मल वाटर हम ड्रिंक कर रहे हैं, उसके अंदर मिनरल्स होने चाहिए। ऑब्वियसली जब हम वाटर ले रहे हैं तो उसके अंदर मिनरल्स होंगे ना, तभी तो हम वाटर को ड्रिंक कर रहे हैं, मिनरल्स के लिए तो कर रहे हैं, तो उसके अंदर मिनरल्स होने चाहिए। और उसके अंदर अगर कुछ और पार्टिकल्स हैं, लाइक सैंड के पार्टिकल्स या कुछ और इम्प्योरिटी है उसके अंदर, वो हम आरओ से क्या करते हैं, उसको अलग कर देते हैं। आरओ ये तो करता है, इम्प्योरिटीज को क्या करता है, अलग कर देता है वो। ओके, उसके अंदर अगर कोई ऐसे पार्टिकल्स है जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है,
ओके, सैंड पार्टिकल्स, मडी पार्टिकल्स, कुछ भी हो सकते हैं वो, ओके। उसको क्या कर देगा, वो अलग कर, डस्ट के पार्टिकल्स हो गए, वो इम्प्योरिटी का काम करेंगे, ओके। अब मिनरल्स क्या हो गए, मिनरल्स इम्प्योरिटी का काम नहीं करेंगे यहाँ पे, मिनरल्स इम्प्योरिटी का काम नहीं करेंगे, मिनरल्स तो हमें चाहिए वो तो। अब वही बोल रहा हूँ कि हमें ना डिस्टिल वाटर चाहिए, हमें क्या चाहिए, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर का मतलब है जैसे हम लैब में यूज करते हैं तो डिस्टिल वाटर यूज करते हैं। अब डिस्टिलेशन टेक्निक हमने कर ली है, डिस्टिलेशन टेक्निक से जो वाटर मिलता है दैट इज डिस्टिल वाटर। डिस्टिलेशन बताया, डिस्टिलेशन क्या होता है, पहले हमारा लिक्विड वेपर फेज में जाएगा, वेपर से दोबारा कहाँ जाएगा, कंडेंस करेंगे, लिक्विड फेज में जाएगा। तो हमारा वाटर है, वाटर के क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे, वेपर को हम क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो वाटर को प्योरीफाई करने की भी एक टेक्निक है ये, जैसे इम्प्योर वाटर है, इम्प्योर वाटर क्या करो, डिस्टिलेशन करो, डिस्टिलेशन से क्या होगा, वाटर के वेपर बनेंगे, इम्प्योरिटी के तो नहीं बनेंगे, डस्ट के वेपर तो ना बनेंगे, वाटर के वेपर बनेंगे, वाटर के वेपर को कलेक्ट कर लो तो वो क्या होगा, डिस्टिल वाटर हो गया हमारे पास, ओके। अब होता क्या है कि डिस्टिल वाटर के अंदर ना मिनरल्स भी नहीं होते, डिस्टिल वाटर के अंदर मिनरल्स भी नहीं होते। जैसे हम जो लैब में यूज करते हैं डिस्टिल वाटर, तो उसके अंदर बिल्कुल भी मिनरल नहीं है, कोई मिनरल नहीं है उसके अंदर, मिनरल फ्री वाटर है वो, डिस्टिल वाटर है वो, ओके। अब डिस्टिल वाटर, अगर उसके अंदर जैसे हम लैब में कोई वाटर यूज करें, अगर उसके अंदर मिनरल भी है तो वहां पर मिनरल इंप्योरिटी का काम करेंगे, वहां पर क्या करेंगे, मिनरल इंप्योरिटी का काम करेंगे। तो डिपेंड करता है कि इंप्योरिटी क्या है, और वो डिपेंड करेगा कि हमें किस टाइम पे क्या चाहिए। जब हम वाटर को ड्रिंक कर रहे थे तो मिनरल इंप्योरिटी का काम नहीं कर रहे थे, बट जब हम लैब में यूज कर रहे हैं वाटर तो वहां पे मिनरल भी क्या कर रहे हैं, इंप्योरिटी का काम कर रहे हैं। तो इंप्योरिटी कुछ भी हो सकती है जो हमें उस टाइम नहीं चाहिए, वही क्या होगी, हमारी इंप्योरिटी होगी, ओके। समझ आना चाहिए आपको ये। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस वही होगा जिसके अंदर कुछ भी इंप्योरिटी ना हो, जो क्या हो, बिल्कुल प्योर हो, जो हमें चाहिए सिर्फ वही हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो, वही क्या होगा, हमारा प्योर सब्सटेंस होगा, ओके। तो डेफिनेशन क्या आएगी इसकी, अ सब्सटेंस which is made up of one kind of particles called pure substance। कि प्योर सब्सटेंस क्या होगा, सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जो क्या हो, जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनो। जैसे अगर हमें सिर्फ वाटर चाहिए तो सिर्फ उसके अंदर वाटर ही होना चाहिए, मतलब H2O ही होना चाहिए, वही क्या होगा, वही हमारा प्योर वाटर होगा, वही क्या होगा, वही हमारा प्योर। अगर उसके अलावा कुछ भी है, अगर उसके अलावा कोई भी मिनरल भी है तब भी वो प्योर वाटर में काउंट नहीं होगा। प्योर वाटर में जिसको जो हमें चाहिए ना सिर्फ वही हो। जैसे अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए तो अगर किसी सिलेंडर के अंदर सिर्फ CO2 ही है, उसके अलावा एक भी पार्टिकल दूसरी गैस का नहीं है, तो वो क्या होगा, वो हमारा प्योर सब्सटेंस होगा। अगर उसके अंदर कुछ भी दूसरा है, कुछ भी एक भी पार्टिकल दूसरा आ गया तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, फिर इम्प्योर आ जाएगा, वो फिर मिक्सचर के अंदर आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ कि मेरे को प्योर ऑक्सीजन चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, प्योर ऑक्सीजन चाहिए। अगर वो बिल्कुल प्योर है ऑक्सीजन, उसके अंदर कुछ भी और पार्टिकल दूसरी गैस का नहीं है, तब तो वो क्या आएगा, प्योर। अगर उसके अंदर लेट्स से कि थोड़ी सी नाइट्रोजन भी आ गई है, तब तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का क्या बन गया, वो मिक्सचर बन गया ना, तब वो क्या आ जाएगा, मिक्सचर आ जाएगा। तभी हम यहाँ से केमिकल क्लासिफाई मिक्सचर में और प्योर सब्सटेंस में करते हैं। मिक्सचर मतलब आपस में क्या, कुछ ना कुछ दो सब्सटेंस मिक्स हो रखे, दो या दो से ज्यादा। प्योर सिर्फ क्या हो, सिंगल सब्सटेंस हो, उसके अलावा कुछ और ना हो, तो वही क्या होगा, वही हमारा प्योर सब्सटेंस होगा, ओके। समझ आया। चलो इसके बाद बात करते हैं हम एलिमेंट की और कंपाउंड की। सबसे इंपॉर्टेंट है ये एलिमेंट और कंपाउंड। बच्चों को पता ही नहीं चलता, मतलब 11th में भी आने के बाद उनको सही से आइडिया नहीं होता कि एलिमेंट, कंपाउंड, एटम, मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एलिमेंट देखो, समझो बात को मैं क्या कहूंगा। अब एक होता है हमारे पास एलिमेंट, कंपाउंड, एटम और मॉलिक्यूल। हमारे पास चार चीजें हैं, एक तो हमारे पास एटम है, एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, एक हमारे पास एलिमेंट और एक हमारे पास क्या है, कंपाउंड है, ओके। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल O लिखा, ऑक्सीजन O। अब मैं पूछ रहा हूं कि बताओ ये क्या है, आप कहोगे सर ये तो एटम है, ये तो क्या है, ये एटम है, ओके। अब मैंने बोला कि जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ इन करते हैं, हम ना O2 ब्रीथ इन करते हैं, मैं बोलूंगा कि O2 ये बताओ क्या है, या बोलोगे सर ये क्या है, मॉलिक्यूल है। ये तो हो गया एटम, ये हो गया मॉलिक्यूल, ये एटम हो गया, ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल। अब अगर मैं बहुत सारे O ले लूं, अब मैं पूछूंगा आपसे बताओ ये क्या है, आप बोलोगे सर ये तो ऑक्सीजन एलिमेंट है।
अगर मैं O2 लूंगा बहुत सारे, ये भी क्या है, एलिमेंट है, ये भी क्या है, एलिमेंट है। अगर मैं H2O ले रहा हूं, सिर्फ एक H2O, तो ये तो क्या हो गया, H2O मॉलिक्यूल हो गया। अगर मैं बहुत सारे H2O ले रहा हूं तो ये क्या हो गया, हमारा कंपाउंड हो गया। बस ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। देखो अगर मैं सिर्फ एक एटम लूंगा, सिर्फ सिंगल है, सिंगल, तो वो एटम, एटम का मतलब अकेला, बिल्कुल सिर्फ एक ही होना चाहिए, ओके ना, किसी और के साथ कंबाइन भी नहीं चलेगा यहाँ पे, ओके। मॉलिक्यूल और ओ क्या है, कंबाइन करके, और ओ क्या करके, कंबाइन करके, तो O2 बन गया। O2 क्या है, हमारा मॉलिक्यूल है। O2 क्या है, हमारा मॉलिक्यूल है। मैंने बहुत सारे O लिए तो एलिमेंट, मैंने बहुत सारे O2 लिए तब भी क्या होगा, एलिमेंट होगा। क्योंकि देखो इसमें क्या है, सेम टाइप के एटम से कंबाइन है, तब भी क्या होगा, वो एलिमेंट होगा। बट अगर मैंने डिफरेंट टाइप का, जैसे H2O लेता, H2O तो क्या है, मॉलिक्यूल है, पर बहुत सारे अगर मैंने H2O ले लिए तो वो क्या हो गए, कंपाउंड हो गए। बहुत सारे मैंने अगर H2O लिए तो वो क्या हो गए, कंपाउंड हो गए। अब देखो एलिमेंट में से मैं अगर पिक करूंगा, यहां से मैं पिक करूंगा तो एटम भी निकलेगा, यहां से मैं पिक करूंगा तो मॉलिक्यूल भी निकलेगा। तो जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट के अंदर एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। एलिमेंट के अंदर एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। बट अगर मैं इसमें से कंपाउंड में से कोई एक पिक करूंगा तो वो हमेशा क्या निकलेगा, मॉलिक्यूल निकलेगा। मतलब जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट एटम से मिलकर ही बन सकता है और जो हमारा मॉलिक्यूल से मिलकर ही बन सकता है। बट जो कंपाउंड है, कंपाउंड हमेशा और हमेशा मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। मतलब एक मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लो, बहुत सारे क्या ले लो, तो वो क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लोगे तो क्या बन गया, वो कंपाउंड बन चुका है वो, ओके। अगर वहां पे जो हमारा मॉलिक्यूल बना हुआ, अगर वो सेम टाइप के एटम से बना हुआ है तो एलिमेंट होगा। अगर वो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है तो वो क्या होगा, कंपाउंड होगा, ओके। तो सबसे पहले दोबारा आऊंगा मैं इसके ऊपर, सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता दूं कि एलिमेंट क्या होता है। अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ same kind of atoms. A substance which is made up of same kind of atoms. और एलिमेंट क्या होगा, वो सब्सटेंस होगा जो क्या होगा, सेम काइंड के एटम से मिलकर बना हुआ है। अब देखो जैसे O है, सारा सेम काइंड के एटम्स हैं। O2 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 ये भी क्या है, सारे सेम काइंड के एटम्स हैं। अगर सिर्फ जैसे O ऑक्सीजन है तो सारे उसके अंदर ऑक्सीजन ही होने चाहिए, तो वो क्या होगा, हमारा एलिमेंट होगा, ओके। जैसे एग्जांपल मैं सोडियम ले लूं, बहुत सारे मैंने सोडियम लिए हुए हैं, बहुत सारे मैंने हाइड्रोजन लिए हुए हैं, बहुत सारे मैंने N2 लिया हुआ है, ओके। बहुत सारे मैंने कार्बन ले लिए, बहुत सारे मैंने सल्फर ले लिए, बहुत सारे मैंने ऑक्सीजन ले लिया, तो ये क्या हो गया, ये एलिमेंट हो गए। ये क्या हो गया, एलिमेंट। ये सिर्फ एक नहीं है, ये बहुत सारे हैं। ये सिर्फ H2 एक नहीं है, बहुत सारे हैं। अगर एक होगा, देखो बहुत सारे मैंने ना 100 Na ले लिया यहाँ पे, 100 अगर 100 है तो एलिमेंट है। 100 में से मैंने कोई एक पिक कर लिया तो वो एटम होगा। H2 बहुत सारे मैंने H2 ले लिए, उसमें से अगर मैं कोई एक पिक कर लूंगा तो वो क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। क्योंकि इसके अंदर दो आ गए, इसके अंदर क्या आ गया, दो आ गए। मॉलिक्यूल का होगा जो एटम से मिलकर बना होगा, इसके अंदर क्या आ गए, दो आ गए। बट बहुत सारे H2 होंगे तो वो भी एलिमेंट ही, सारों को कंबाइन करके तो हम एलिमेंट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें सेम काइंड के एटम्स हैं, एक ही तरह के एटम है, दूसरी तरह के एटम ही नहीं है। N2 कार्बन, सल्फर, O2, तो ये क्या होगा, ये हमारा एलिमेंट होगा, ओके। ऐसे अगर हम कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड क्या होगा हमारा, अ सब्सटेंस, अ प्योर सब्सटेंस which is made up of two or more different types of element, टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। कंपाउंड क्या होगा, जो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। जैसे वही मैंने H2O की बात करी, बहुत सारे H2O है हमारे पास, वाटर है, प्योर वाटर है, तो वो क्या होगा, वो हमारा कंपाउंड होगा। बहुत सारा हमारे पास HCl है, क्या होगा, ये कंपाउंड होगा ये, ओके। कुछ भी ले लो, CO2 ले लो, ये क्या होगा, कंपाउंड। मतलब डिफरेंट टाइप के होने, जैसे H अलग है, Cl अलग है, H अलग है, O अलग है, C अलग है, ऑक्सीजन अलग है, CS2, डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। कुछ और ले सकते हो यहाँ पे NH3,
एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है वो। ओके, अब इसके अंदर देखो 100 H2 है हमारे पास, 100 है H2, 100 में से कोई मैं एक पिक करूंगा तो क्या निकलेगा, मॉलिक्यूल निकलेगा। अगर 100 को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, वो कंपाउंड होगा। ऐसी बहुत सारे HCl हैं, उसमें से मैं कोई एक निकालूंगा तो क्या निकलेगा, मॉलिक्यूल निकलेगा। तो वही है कि जो एलिमेंट है, ये बात लिख भी सकते हो कि एलिमेंट एटम से भी मिलकर बनता है और मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, पर जो कंपाउंड है, कंपाउंड हमेशा और हमेशा मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। कंपाउंड हमेशा और हमेशा मॉलिक्यूल से मिलकर, उसके अंदर एटम्स नहीं होते। जैसे यहाँ पे सिर्फ O है तो ये भी एलिमेंट हुआ, O2 ये भी क्या हुआ, एलिमेंट हुआ। बट H2O सिर्फ एक है तो मॉलिक्यूल है, बट बहुत सारे H2O तो ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। क्यों कंपाउंड हो गया, H अलग है और O क्या है, अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग है। ओके, सिंगल एक लोगे एक एटम होगा, दो को कंबाइन कर दिया या 10 ज़्यादा कंबाइन कर दिया तो वो क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लिए तो एलिमेंट भी बन सकता है, कंपाउंड भी बन सकता है, पर बहुत सारे अगर आप एटम लोगे हमेशा क्या बनेगा, एलिमेंट बनेगा। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एलिमेंट और ये क्या हो गया हमारे पास, कंपाउंड हो गया। एलिमेंट पता चल गया हमें, कंपाउंड पता चल गया। कंपाउंड का भी हम और डिस्कस करेंगे बाद में, पहले हम एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। एलिमेंट जो उसके टाइप्स हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे, और मेटलॉइड क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट करेंगे एलिमेंट एंड इट्स टाइप। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। देखो हमें पता है कि जो एलिमेंट्स को हमने फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर जो सबसे फर्स्ट कैटेगरी है वो क्या है, मेटल्स। सबसे फर्स्ट है मेटल्स, फिर नॉन मेटल्स और फिर मेटलॉइड्स। पहले हम तीनों की डेफिनेशन करेंगे, बाद में मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। ओके, देखो मेटल क्या होते हैं, ये नॉन मेटल क्या होते हैं, आपको मैं पहले बता दूं। आपके पास अगर पीरियोडिक टेबल है, वैसे तो आपके अगर आप पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, जहाँ भी रूम में स्टडी कर रहे हो, स्टडी रूम में, वहाँ पे सामने आपकी एक पीरियोडिक टेबल होनी चाहिए जरूर। पीरियोडिक टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से आपको आइडिया लगता है कि कौन कौन से एलिमेंट कहाँ पे हैं, क्या ग्रुप होते हैं, पीरियड क्या होते हैं। होम गेट जैसे 10th में आता है, बट उससे पहले भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे लिखा हुआ है। तो कईयों का अलग अलग कलर होते हैं, तो कलर कैसे अलग अलग हैं, उसके वो क्यों हैं, वो तो पता होना चाहिए। देखो पहले मैं आपको बता दूं पीरियोडिक टेबल में किस तरह होता है। जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, हमारी पीरियोडिक टेबल इस तरह होती है। इस तरह हमारी पीरियोडिक टेबल होती है। ओके, ऐसे ग्रुप होते हैं, इसको ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे जैसे 1 ग्रुप, यहाँ पे 2 ग्रुप, यहाँ पे 3, ऐसे जाते जाते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 18th ग्रुप आ जाएगा। ओके, ऐसे हमारे पीरियड होंगे 1 2, ऐसे यहाँ पे कितना आएगा, 7th आएगा। इस तरह से ये हमारे पीरियड होंगे, ये क्या होंगे, हमारे ग्रुप। ग्रुप कितने होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। ऐसे पीरियड कितने होते हैं, पीरियड 7 होते हैं। ओके, चलो अब देखो होता क्या है, ये नीचे एक लेंथ नोड, रेक्ट नोड अलग से निकाले होते हैं। ओके, यहाँ से ना पहले मैं बता रहा हूँ कि आपको कि पीरियोडिक टेबल में देखिए हम कैसे बताएंगे कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन सा मेटलॉइड है। सबसे पहले वही पता होना चाहिए। देखो यहाँ से ना एक लाइन जाती है इस तरह से, इस तरह से लाइन जाती है, जिगजैग लाइन जाती है एक। ओके, जो जिगजैग लाइन जाती है ना, जो लाइन के इस तरफ होते हैं वो होते हैं नॉन मेटल। जो लाइन के उस तरफ होते हैं नॉन मेटल, जो लाइन के इस तरफ होंगे सारे के सारे ये क्या होंगे, ये मेटल्स होंगे, इंक्लूडिंग दिस, इसको भी इंक्लूड कर लो, ये मेटल्स होते हैं। ओके, इधर वाले नॉन मेटल, इधर वाले मेटल्स। और जो लाइन के ऊपर आएंगे ये होते हैं हमारे मेटलॉइड्स। ये क्या होता है, ये हमारे मेटलॉइड्स होते हैं। ओके, जो हमारी लाइन है जिगजैग लाइन, जो लाइन के राइट हैंड साइड में होंगे वो क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। जो लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में होंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे मेटल्स होंगे। और जो लाइन के ऊपर लाई करेंगे वो क्या होंगे, वो हमारे मेटलॉइड्स होंगे। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल नहीं है तो आप गूगल करके देखना, पीरियोडिक टेबल किसी बुक में होगी, तो उसके अंदर देखना कि लाइन जा रही है वहाँ पे, और अलग अलग कलर, कई बार अलग अलग कलर से भी कर देते हैं। इसका कलर अलग होगा इन एलिमेंट्स का, इस एलिमेंट का कलर अलग होगा। ओके, उस तरह से भी कर देते हैं। क्लियर, तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात की, जैसे मेटल्स हैं, आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट पीरियोडिक टेबल 75% मेटल्स होते हैं। देखो कितना सारा पोर्शन मेटल्स का है,
नॉन मेटल का कम है, मेटलॉइड्स का। तो ऑलमोस्ट 75% क्या होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जैसे 100 एलिमेंट्स हैं, 100 में 75 ऑलमोस्ट क्या होंगे, ऑलमोस्ट के अंदर मेटल्स होंगे, बाकी रेस्ट जो बाकी वाले आ जाएंगे। ओके, तो ये आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले पीरियोडिक टेबल में पता चल गया आपको। अच्छा, अब नॉर्मल बात करते हैं मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटलॉइड क्या होते हैं। देखो, हमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड बताना है उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे, उससे क्या बताना है, प्रॉपर्टी बताना है। अब यहाँ पे ना दो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं मेनली। एक तो होते हैं हमारे पास मैलिएबल और एक होते हैं डक्टाइल। एक होते हैं मैलिएबल, एक क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। अब मैलिएबल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे हमें पता है ना कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, मेटल को हम हैमर के साथ उसको पीट के हम उसको बिल्कुल एक थिन लेयर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बिल्कुल थिन। जैसे हमारे पास जो सिल्वर फॉइल होता है, जो हम चपाती को रैप करने के लिए यूज़ करते, जो खाने को रैप करने के लिए यूज़ करते हैं, सिल्वर फॉइल, तो वो क्या है, मेटल है। हम वो कैसे, उसको बिल्कुल हैमर के साथ हमने उसको पीट के उसको बिल्कुल हम शीट्स की फॉर्म में, बिल्कुल बारीक शीट्स की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल जो सिल्वर फॉइल होता है, या फिर जो और भी जैसे कई बार यूज़ करते हैं, जैसे गोल्ड का भी फॉइल बनते हैं, गोल्ड फॉइल भी होता है, गोल्ड की बिल्कुल बारीक सी लेयर बन जाती है। आयरन का जैसे एक वो शीट होती है, आयरन की शीट होती है, तो वो कैसे हुआ, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबल। मेटल के अंदर वो प्रॉपर्टी है कि हम उसके ऊपर क्या करें, उसको हैमर के साथ उसको हम थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो वही बोलते हैं मैलिएबल। अब देखो, जो भी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं वो जनरल बात करते हैं, सारे के सारे मेटल नहीं करते। सारे मेटल, जैसे यहाँ पे सोडियम है, सोडियम भी एक मेटल है, बट सोडियम इन प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। ओके, वही बात है कि जो भी हम प्रॉपर्टी बात करेंगे मेटल की, वो जनरल प्रॉपर्टी है। एक्सेप्शंस हैं वहाँ पर, सारे के सारे उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, बट 90% उस चीज़ को फॉलो करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि मेटल ये प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ओके, तो मैलिएबल पता चल गया कि हम उसको हैमर के साथ पीट के उसको थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, वो क्या होगा, वो हमारा मैलिएबल हो गया। नेक्स्ट हम बात करें डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है, डक्टाइल होता है वायर के अंदर कन्वर्ट। भाई उसको हम स्ट्रेच करके, मेटल को क्या करेंगे, मेटल को हम स्ट्रेच करके हम उसको वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, पता है कि जो हमारे घर के अंदर वायर यूज़ करें, हम कॉपर वायर यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम वायर यूज़ करते हैं। ओके, सबसे बेस्ट वायर कौन सी होती है, सबसे बेस्ट होती है सिल्वर की वायर होती है, पर वो कॉस्टली होती है सिल्वर की वायर, तो इसलिए घर में हम कॉपर वायर यूज़ करते हैं। तो कॉपर क्या, कॉपर एक मेटल है, सिल्वर क्या, सिल्वर एक मेटल है। गोल्ड की भी वायर बनती है, गोल्ड क्या है, गोल्ड मेटल है, आयरन की बनती है। ओके, जैसे कपड़े सुखाते हैं तो वो भी वायर है, तो उसको हमने क्या किया, उसको हमें स्ट्रेच करके उसको हम एक थिन वायर के उसमें क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वही क्या होगा, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टाइल। उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टाइल बोलते हैं। तो मैलिएबल क्या होगा, उसको हम हैमर के साथ पीट उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल उसको हम वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल ये दोनों प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब वही बात है कि सारे नहीं करते। सोडियम सॉफ्ट है, सॉफ्ट को हम उसको वायर में नहीं कर सकते कन्वर्ट उसको, ठीक है ना। तो जनरल बात करो, जनरल मेटल ऐसा शो करते हैं। ओके, तो मेटल की डेफिनेशन क्या आएगी, metals are those substance which shows property of malleable and ductile, and are good conductor of heat and electricity. And are good conductor of heat and electricity. ओके, अब ये तो देख लें कि मैलिएबल क्या होता है और डक्टाइल क्या होता है। मैलिएबल उसको हम शीट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, डक्टाइल हम उसको वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अब देखो हमें पता है कि जैसे हम घर में इलेक्ट्रिक वायर यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक वायर क्यों यूज़ कर रहे हैं, किसकी यूज़ कर रहे हैं, कॉपर की यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कॉपर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, कि अगर हम उधर से इलेक्ट्रिक करंट करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा, ऐसे ना। अगर जैसे मान लीजिए अगर हम इधर देंगे तो इधर आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक करंट दो तरह से फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट दो तरह से फ्लो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मेटल है, मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो करंट के साथ उनके साथ जाता है। एक होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस की वजह से करंट फ्लो होता है। जैसे हम वाटर के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो वाटर में जो करंट पास हो रहा है, वाटर के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है,
इलेक्ट्रॉन तो है पर उसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड नहीं है। वाटर में आयंस की वजह से, कैटायंस एनायंस की वजह से, और H पॉजिटिव OH नेगेटिव चार्ज की वजह से, चार्ज लगा लो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, उसकी वजह से होता है। ओके, तो हमने कॉपर की वायर क्यों यूज़ करें? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करते हैं। सबसे बेस्ट कंडक्ट कौन है करता है इलेक्ट्रिसिटी को? सिल्वर। मैं बोलता हूँ ना सिल्वर की वायर सबसे बेस्ट होती है, बट यूज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि क्या है, बहुत कॉस्टली है। ओके, कॉपर की करते हैं। कॉपर क्या है, कॉस्टली भी, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी है। एल्यूमिनियम की भी यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम की तो मतलब सबसे लगा लो कि सबसे बेस्ट होगी सिल्वर की, फिर होगी कॉपर की, फिर होगी गोल्ड की। गोल्ड की भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो सिल्वर से महंगी होगी। फिर होती है एल्यूमिनियम की। कई जगह क्या होता है, जैसे कई फ़ैन लेके आते हैं तो अगर हम थोड़ा चीप ले आएँ तो उसके अंदर कॉपर वायरिंग नहीं होती, उसके अंदर एल्यूमिनियम वायरिंग होती है। एल्यूमिनियम जैसे कोई मोटर है, कई बार कॉपर की जगह वो एल्यूमिनियम के होते हैं, तो एल्यूमिनियम वाली सस्ती होती है। क्यों सस्ती होती है? क्योंकि उसके अंदर एल्यूमिनियम चीप है, एल्यूमिनियम सस्ता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट नहीं करता, बट कॉपर बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है। ओके, तो इसलिए हम कॉपर बेस्ट है, फिर एल्यूमिनियम तो है ही है। ओके, तो एल्यूमिनियम भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो यही है कि इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करे, हीट को भी कंडक्ट करता है। हीट को कंडक्ट करने का मतलब है कि जैसे हमारे पास एक आयरन की रोड है, अगर हम आयरन की रोड को इस तरफ से गर्म करेंगे, आयरन की रोड को इस तरह से मैं बर्नर के ऊपर कर रहा हूँ, तो जो अगर हम यहाँ से पकड़ेंगे उसको तो यहाँ तक गर्म हो जाएगी आयरन की रोड। हम उसको हीट तो सिर्फ यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से बर्नर से हम उसको हीट दे रहे हैं, पर हीट यहाँ तक आ गई तो हीट भी क्या कर गई, फ्लो कर गई। हीट क्या कर गई, फ्लो कर गई। वही है मतलब एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, ये कंडक्ट करेंगे। ओके, तो यही क्या होंगे, यही हमारे मेटल्स होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स क्या होंगे? नॉन मेटल्स ना ही वो मैलेबल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ना ही वो डक्टाइल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, बट वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब अगर हम उसको ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे तो वो टूट जाएंगे। ओके, तो मेटल नॉन मेटल्स में क्या आएगा? नॉन मेटल्स आर दो सब्सटेंस which do not show property of malleable and ductile but are ब्रिटल इन नेचर। वो कहते हैं नेचर ब्रिटल होता है। अगर हम उसको ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे, जैसे बिस्किट होता है, बिस्किट को ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो उस तरह से क्या होता है, उस तरह से ही नॉन मेटल होता है। अब सारे नॉन मेटल ऐसे नहीं होते कि सारे के सारे ब्रिटल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे डायमंड है, डायमंड एक नॉन मेटल है बट सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो एक्सेप्शंस हैं, हर जगह एक्सेप्शंस है, हर प्रॉपर्टी के अंदर एक्सेप्शंस हैं। ओके, जो भी लिखते हैं हम जनरल लिखते हैं। ओके, इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है। एंड आर ब्रिटल इन नेचर एंड आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और हीट और इलेक्ट्रिसिटी को भी अच्छे से कंडक्ट नहीं करते हैं। कई ऐसे हैं, कहीं करते, जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बट सारे नहीं करते, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, जनरली नहीं करते, जो भी बात हम जनरली करते हैं। जैसे 90% जो करेगा तो हम मान लेंगे प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जो 10% करेगा उसको नहीं मानेंगे हम। ओके, तो ये हो गया हमारे मेटल नॉन मेटल। अब हम बात करेंगे मेटलॉइड्स की। अब देखो मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं जो मेटल की भी प्रॉपर्टी को शो करें और जो नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी को शो करें। देखो बीच में आ गए ना, वो यहाँ पे आ गए, वो नॉन मेटल के पास भी आ गए और मेटल के पास भी आ गए। तो ये वो सब्सटेंस होंगे जो कुछ प्रॉपर्टी मेटल की शो करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी वो नॉन मेटल की शो करेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? मेटलॉइड्स बोलेंगे। इसको हम सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। इसको हम सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। ओके, तो मेटलॉइड्स क्या आएगा? मेटलॉइड्स आर दो सब्सटेंस which shows property of
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो दोनों की प्रॉपर्टी को शो करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम मेटलॉइड्स बोलेंगे। कौन कौन से एग्जांपल हैं इसके, जैसे मैं इसके एग्जांपल लिखूं, सिलिकॉन चिप्स, जो जैसे जो हम जो चिप यूज़ करते हैं, जैसे जो माइक्रो चिप होती है या माइक्रो एक्सडी कार्ड होता है, तो उसके अंदर जो भी यूज़ करते हैं वो सिलिकॉन का होता है। ओके, मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर जो भी वो वायरिंग होती है मदरबोर्ड के अंदर वो सिलिकॉन की होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और ये बहुत सारे हैं। ओके, तो ये क्या होंगे, ये मेटलॉइड्स होंगे। इनको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, मतलब ये बहुत अच्छे कंडक्ट करेंगे, ये बहुत कम करेंगे, ये दोनों के बीच में लाएगा, इसलिए हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं इसको। एंडर सेमीकंडक्टर इन नेचर लिख भी सकते हो आप। ओके, तो ये हो गए हमारे मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। अब ऐसे मेटल्स में लिखने के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कम से कम 8 to 10 पॉइंट्स हैं, वो हम भी करेंगे। अब दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है, तो उसके बेस पे हम अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन है सिंपल आया, बताओ मेटल के बारे में क्या होता है, व्हाट आर मेटल्स, व्हाट आर नॉन मेटल्स, तो आपने नॉर्मल लिखना है उसको। ये अगर बताओ कि भाई मेटल्स क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी बताना है, मतलब अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी लिखनी पड़ेगी, जो मैं भी बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग होगा वो। ओके, सो नेक्स्ट करेंगे हम डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहां पे लिखेंगे हम मेटल्स और यहां पे लिखेंगे हम नॉन मेटल। देखो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि जो मेटल है, मेटल क्या है, मेटल आर मेलेबल एंड डक्टाइल। जो मेटल शो करते हैं प्रॉपर्टी को मेलेबल एंड डक्टाइल की। मेलेबल क्या होता है कि हम उसको हैमर के साथ उसको थिन शीट्स के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और डक्टाइल हम उसको स्ट्रेच करके वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सबसे जो फर्स्ट आएगा वो क्या आएगा, मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। जो मेटल है वो क्या मेलेबल एंड डक्टाइल है। नॉन मेटल हमें पता है कि मेलेबल और डक्टाइल प्रॉपर्टी को शो ये नहीं करते, दे आर नॉट but they are brittle in nature। ये क्या है, ब्रिटल नेचर के हैं। ओके, तो फर्स्ट तो पॉइंट ये आ गया। सेकंड पॉइंट भी ये आ जाएगा, हमें पता है कि जो मेटल है, मेटल क्या है, मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, अच्छी तरह से कंडक्ट करते हैं। सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, कहीं नहीं करें। सोडियम है, हीट को कंडक्ट नहीं करेगा सही से। ओके, सारे के सारे नहीं करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नॉन मेटल्स क्या होगा, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्ट, देखो वैसे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं करते, पर ग्रेफाइट जो कि नॉन मेटल है वो क्या करता है, अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एक्सेप्ट ग्रेफाइट। जो एक्सेप्शंस हैं वो साथ साथ लिख रहा हूँ, जो भी इसके अंदर जो भी एक्सेप्शंस हैं, जो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं वो मैं साथ साथ लिख रहा हूँ। ओके, तो ये आ गया। नेक्स्ट हम थर्ड की बात करेंगे। थर्ड क्या होगा, जनरली मेटल्स आर solid at room temperature। जनरली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। हम देख रहे हैं जैसे आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, वो क्या है, वो रूम टेम्परेचर कितना होता है, हमें पहले बात की 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ओके, सारे के सारे ऑलमोस्ट मेटल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट वन, वो क्या है, मरकरी।
मरकरी वो क्या है, लिक्विड फॉर्म है, एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड। जो मरकरी है, मरकरी क्या है, लिक्विड। जो थर्मोमीटर और थर्मोमीटर के अंदर क्या होता है, मरकरी होता है, तो रूम टेम्परेचर में वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में फ्लो करता है वो। ओके, तो एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी क्या है, लिक्विड फॉर्म में। अब जो मेटल्स हैं हमारे, मेटल्स वो जनरली क्या होते हैं, सोल्ड होते हैं, पर जो नॉन मेटल हमारा सोल्ड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और वो गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे, दे आर आइदर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। जैसे हमारा अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन क्या है, सॉलिड है। ऑक्सीजन की बात करें, ये क्या है, गैस है। ब्रोमीन की बात करें, ये क्या है, लिक्विड है। तो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैसियस स्टेट में भी हो सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, तो जो देखो, जैसे ये हमारे सोल्ड है, सोल्ड है तो क्या होंगे, ये हार्ड होंगे। सोल्ड है तो क्या होंगे, ये हार्ड। जैसे आयरन, आयरन क्या हार्ड है वो। ओके, ये क्या होते हैं जनरली, ये कम हार्ड होते हैं, ये जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ओके, सो फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, जनरली metals are hard except sodium, potassium, which are soft। ये क्या होंगे, ये सॉफ्ट होंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की, हम अब ये जनरली क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ सॉफ्ट होते हैं। वो जनरली क्या होते हैं, वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, जनरली they are soft except diamond, except diamond क्या है, which is hard and hardest substance। इसको हम क्या बोलते हैं, hardest substance, hardest substance। तो ये कि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे मेटल्स की अगर हम बात करें, मेटल्स के अंदर क्या है कि सोडियम और पोटेशियम तो सॉफ्ट है, बाकी ऑलमोस्ट सारे क्या हैं, सारे के सारे हार्ड है। ओके, बट नॉन मेटल की बात है, नॉन मेटल में ज्यादातर सारे के सारे क्या है, सॉफ्ट है। जैसे डायमंड, डायमंड तो हार्डेस्ट हो गया, वो तो मेटल से भी बहुत ज्यादा क्या है, हार्ड है, तो ये उसके अंदर क्या होगी, एक्सेप्शन होगी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट, दे हैव शाइनिंग सरफेस, जो उनकी सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं, शाइन। जैसे कॉपर है, कॉपर के शाइनिंग सरफेस है। गोल्ड, गोल्ड के उसकी तो बहुत ज्यादा शाइनिंग सरफेस है। प्लेटिनम उसकी भी क्या है, शाइनिंग सरफेस है। ओके, ये इनकी सरफेस क्या होगी, जनरली दे हैव डल सरफेस। इनकी सरफेस क्या होती है, डल होती है, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा है नॉन मेटल है जिसकी सरफेस क्या होती है, शाइनिंग सरफेस होती है। ओके, तो बाकियों की सरफेस, इनकी तो क्या होगी, ये शाइनिंग सरफेस होगी, इनकी डल सरफेस होती है, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन की सरफेस कैसे होती है, वो शाइनिंग सरफेस होती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लिखे 6 पॉइंट, जनरली दे आर सोनोरस इन नेचर। अब सोनोरस क्या होता है, जैसे जो भी हमारी बेल होती है, जैसे स्कूल की बेल है, वो किसकी बनी है, मेटल की बनी है। मेटल क्यों बनी, क्योंकि अगर उसके ऊपर हम कुछ उसके ऊपर अगर हम करेंगे उसको, जैसे हैमर से करेंगे उसको, तो क्या होगा, वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो उसका मतलब क्या है, सोनोरस इन नेचर है। ये क्या होंगे, ये नॉन सोनोरस नेचर के होंगे। दे आर नॉन सोनोरस इन नेचर। इनका नेचर कैसा होगा, नॉन सोनोरस नेचर होगा।
ओके ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जैसे कार्बन है, कार्बन के ऊपर अगर हम उसको हैमर से करेंगे, हैमर से पीटेंगे तो क्या होगा, कार्बन साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बट अगर हम आयरन के ऊपर करेंगे वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। ओके नेक्स्ट है, अब अगर ये हार्ड है तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है। उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, सॉफ्ट है। जनरली दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। जनरली बात करें, कईयों का कम भी होता है, पर हम जनरली बात कर रहे हैं। यहां पे क्या आएगा, जनरली they have low melting point and boiling point। जिनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कम होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये हमारे 7th पॉइंट आ गए हैं। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स मालेबल डक्टाइल होते हैं, ये नहीं होते, बट ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जनरली वो कंडक्ट नहीं करते हैं। ओके जो ये होते हैं हमारे सोल्ड होते हैं, वो सोल्ड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और वो गैसेस स्टेट में भी हो सकते हैं। ये जनरली हार्ड होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शंस हैं, वो उसके अंदर कुछ सॉफ्ट भी होते हैं थोड़े से। इसके अंदर एक जो डायमंड है, डायमंड क्या है, उसको तो हम हार्डेस्ट सब्सटेंस बोलते हैं। इसकी शाइनिंग सरफेस होते हैं मेटल्स की, उनकी सरफेस कैसे होती है, डल होती है। ओके ये सोनोरस नेचर के होते हैं, ये नॉन सोनोरस नेचर के होते हैं। अगर ये हार्ड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होंगे, बॉयल होंगे। ओके इनका क्या होता है, इनका वो कम होता है। ओके तो ये तो डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आएगा। अगर आपसे नॉर्मल पूछता है कि मेटल क्या है, या 2 मार्क्स में पूछेगा वो, तो आपने मेटल के नॉर्मल मेटल लिखना जो हमने पहले डेफिनेशन लिखी थी। बट अगर वो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है कि मेटल उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ, तो मेटल और उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपने लिख देनी है। ऐसे नॉन मेटल के बारे में पूछा तो नॉन मेटल क्या है, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज लिख देनी है। डिफरेंस आएगा तो आप डिफरेंस भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इससे इसके आपसे 2 to 3 टाइप से क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, एक के बारे में सारा कुछ बताओ तो वो आ सकता है, डिफरेंस में आ सकता है तो आप इजीली वो बता सकते हो। ओके तो ये था डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।